रिपोर्ट न्यूज 18 लोकमत। आज जो हुआ तो उसमें महाराष्ट्र आगे बढ़ा है कि पीछे आ गया है? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है पिछले 2.5 साल का? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 साल के बारे में आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में क्या हुआ, ऐसा अगर किसी भी आम नागरिक को हम पूछे तो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने महाराष्ट्र में शुरू किए थे उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, और जिस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने को तो 1 साल लगता है, पर दाग मिटाने को कई साल लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पीछे गए, न कोई नया निवेश आया, न कोई गति बढ़ी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूंगा कि पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी वो सरकार अपनी कोई अचीवमेंट बता नहीं सकती है। बोलने को तो 4 चीजें वो बोलेंगे, पर एक भी ऐसी चीज जो महाराष्ट्र को आगे ले जा पाए ऐसी उस सरकार में नहीं हुई। केवल भ्रष्टाचार और महिमा मंडन खुद का, इससे ज्यादा वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, सो द टास्क इज कट आउट फॉर यू सर। पर कल गणपति विसर्जन में आपने कहा नो होल्ड्स बार्ड, और इतना बढ़िया विसर्जन हुआ है, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा तो देखिए, आवर फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्स इन द कंट्री। और मैंने 5 साल में गृह मंत्री इससे पहले रहा हूं, और मुझे मेरे फोर्स पर फक्र है। इसलिए जब मैं वो परिस्थिति देखता था, और उसके लिए हम पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो अगर पैसे ले लेके अनडिजर्विंग लोगों को पोस्टिंग देगी, सारे अनडिजर्विंग थे ऐसा नहीं कहता हूं, पर कई की पोस्ट पर अनडिजर्विंग लोग जब लाए गए और जब वसूली के टारगेट दिए गए, 100 करोड़ रुपया वसूल करके लाना है, तो क्या होगा। और अब मैं मानता हूं कि यही पुलिस है जो आने वाले दिनों में आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेगी। बिकॉज हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में पॉलिटिकल लीडरशिप का एक अपना रोल होता है, और वो रोल अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक से निभाए, हमेशा एक हमारे पुराने मुख्यमंत्री थे, वे हमेशा कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो घोड़े के समान होती है, उसके ऊपर बैठकर आप भाग भी सकते हो और उसको सिर पर बैठाकर जमीन पे बैठ भी सकते हो। तो हमने तो ब्यूरोक्रेसी पर बैठकर भागना ही सीखा है, और हम भगा के दिखाएंगे। तो यानी आप यहाँ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं, यस और नो? हाँ, यस। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि मुंबई मॉडल कोविड मैनेजमेंट की पिछली सरकार में कोविड बहुत अच्छे से किया गया था, मैनेज किया गया था। डू यू एग्री, डिसएग्री? कोविड अच्छे से मैनेज हुआ कि नहीं पता नहीं, पर कुछ इंटरनेशनल अखबारों में न्यूज़ अच्छे से मैनेज हुई, वो मैंने देखा। और ये भी मैंने देखा कि जिसने कोविड के मैनेजमेंट पर प्रश्न पूछा उनको जेल भी जाना पड़ा। ऐसे कई मेरे जर्नलिस्ट, पत्रकार मित्र हैं कि जो जेल में जाते हुए हमने देखे। देखिए, मेरा सवाल इतना ही है, यू हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विथ 80,000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट इन द बैंक, जिसके पास मेडिकल कॉलेजेस है, जिसके पास बेस्ट ऑफ द सुविधाएं है, सारी हेल्थ की सारी सुविधाएं है, बावजूद उसके आप पेशेंट में नंबर 1 हो, आप मौत में नंबर 1 हो, और आंकड़े छिपाकर भी नंबर 1 हो। जब आंकड़े निकलते हैं तो ध्यान में आता है कि आपने आधे आंकड़े तो छिपा दिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिसके पास इतने रिसोर्सेस है वो अगर
इस प्रकार से परफॉर्म करता है तो इसके लिए हम उसको शाबाशी दे या उसको प्रश्न पूछे। सवाल इतना ही है कि सारे कोविड के दरमियान सरकार फेसबुक लाइव थी और पब्लिक डेड थी। ये अवस्था हमको देखने को मिली। कोई रास्ते पर नहीं आ रहा था। जब सरकारी रास्ते पर नहीं आएगी, मैं विपक्ष का नेता था, मैंने 3 चक्कर पूरे महाराष्ट्र के लगाए, हर जिले में गया, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, हर आईसीयू में गया। 2 बार मुझे कोविड हुआ, लेकिन जनता का आशीर्वाद था, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक बाहर निकला। लेकिन ऐसे क्राइसिस के समय अगर सरकार केवल फेसबुक पे होगी तो फिर जनता की सुर लेगा कौन? और इसीलिए आप देखिए सारे आंकड़ों में अगर हम अनुपात की भी बात करें तो महाराष्ट्र ये करीब 10% पॉपुलेशन है, देश की पॉपुलेशन का 10% हिस्सा है, और मौतों में हम लोग 20% है, कभी 25% है, पेशेंट्स में हम 30% तक गए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, देखिए मेरे राज्य के बारे में मैं कुछ बुरा बोलूं, सरकार किसी का भी रहे, ये मुझे पसंद नहीं है, इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। 80,000 करोड़ का डिपॉजिट आपने कहा। आशीष शेलार जी भी आए, नमस्ते। बहुत सारे परिचित दिख रहे हैं। मुंबई नगरी आते हैं तो सब हर जगह दोस्त ही मिलते हैं। बट देवेंद्र जी, आई वांट टू आस्क यू, 80,000 करोड़ का डिपॉजिट आपने बताया, तो मुंबई शंघाई बन सकती है? मुंबई को शंघाई क्यों बनाए? भाई मुंबई मुंबई है, मुंबई का अपना एक कल्चर है, मुंबई की एक अपनी अलग प्रकार की रचना है। मुंबई को मुंबई ही बनाएंगे और शंघाई से अच्छा बनाएंगे, और वो बनाया जा सकता है। ये मुंबई शंघाई वाली बात भी इन्होंने ही कही थी, अब मुंबई मुंबई वाली बात भी यही कह रहे हैं। नहीं जी, मुंबई शंघाई वाले हमारे पीछे वाले कह गए थे, जिन्होंने मुंबई में एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये युति टूटी कैसे? ऐसा है कि जब एस्पिरेशंस ये क्षमता के बाहर निकल जाते हैं, देखिए हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा कई बार उसके एस्पिरेशंस हो जाते हैं। तो ऐसे समय आदमी फैसले करता है। तो हम तो अलायंस में लड़े, और जिस समय अलायंस में लड़े, हर सभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, सबने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रहे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तब स्टेज पर उद्धव जी थे, वो भी ताली बजाते थे। उन्होंने भी कई बार कहा मेरे नेतृत्व में चल रहा है। अब बाद में रिजल्ट आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि क्षमता से बड़ा एस्पिरेशन हो गया, क्योंकि उनके तो चुनकर आए थे 56, हमारे चुनकर आए थे 105। हम जितनी सीटें लड़े उसमें हमारे 70% चुनकर आए, वो जितनी सीटें लड़े उसमें 42% चुनकर आए। तो इसका सीधा मतलब ये था कि हमारे कारण उनको मैंडेट मिला था, मोदी जी के चेहरे के कारण उनको मैंडेट मिला था। लेकिन उस मैंडेट को नकार कर मुख्यमंत्री बनने की एस्पिरेशन के कारण उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना ठीक माना, तो युति टूट गई। पर कई लोगों का ये कहना है कि आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखिए, बिकॉज देयर वर पीपल हु वांटेड टू समवेयर कट देवेंद्र फडणवीस टू साइज, क्योंकि 5 साल चीफ मिनिस्टर बन के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता उभर के आए, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई उसको संभालने दो। मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे कट टू साइज करने का प्रयास केवल अपोजिशन वाले कर रहे थे। मेरी तो तमाम पार्टी मेरे साथ थी, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, और इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था। और जिस प्रकार से सेंट्रल बीजेपी, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो, ये सारे के सारे लोग पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़े थे, और इसी के कारण हम लोग जीते भी। मैंडेट वाज ऑन आवर साइड, हम लोग तो मैंडेट लेकर आए थे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, ये तो हमारे देश में क्या होता है, अगर ऐसी स्टोरीज नहीं बनाए तो खबरें नहीं बनती। अभी इतने न्यूज़ पोर्टल बन गए, अभी इतने न्यूज़ चैनल बन गए, अभी इतने डिजिटल न्यूज़ मीडिया बन गया है, तो सबको कोई ना कोई खबरें चाहिए। और हमारे देश में क्या होता है ना, कॉन्स्पिरसी थियरी आप तैयार कीजिए तो बड़ी बिकती है, वो तो बिक रही है, बिकने दीजिए। तो आप कह रहे हैं सिर्फ कंस्पिरेसी थियरी, उसके आगे कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, ये कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पलट हुआ है
उसके भी चाणक्य आप ही हैं। देखिए, मैं चाणक्य वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित ही ये जो सारा हुआ है इसमें एक मेरा अपना रोल रहा है और हमारे सेंट्रल के नेताओं का उसमें बहुत साथ मुझे मिला। विशेष रूप से हमारे जो गृह मंत्री है अमित भाई शाह, वो बहुत ताकत के साथ हमारे साथ इस सारे ट्रांजिशन में हमारे पीछे खड़े थे। और मोदी जी का आशीर्वाद तो हमको था ही, लेकिन मोदी जी नॉर्मली इस प्रकार की गतिविधियों में सहभागी नहीं होते हैं। उनका आशीर्वाद हमको पूरे तरीके से था और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी के कारण देखिए ये जो सारे लोग हमारे साथ आए ना, इनका ये फेथ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे जा सकता है, वो ये मानते हैं, इसलिए सारे लोग हमारे साथ आए। और देखिए, चाणक्य वगैरह तो छोड़ दीजिए, पर कौन एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस परिवर्तन के लिए, ऐसा आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, तो क्रेडिट उनको ही दे रहे हैं। उनको ही क्रेडिट है, क्योंकि न वो हमसे इस प्रकार से गठबंधन तोड़ते, न वो इस प्रकार की कमजोर सरकार चलाते, न उनकी पार्टी में वो अनपॉपुलर होते, न उनकी पार्टी के एमएलएज उनके साथ गठबंधन तोड़ते। ये कुछ नहीं होता अगर वो हमारे से नहीं जाते। तो इसके लिए असली जिम्मेदार तो उद्धव ठाकरे जी है। उन्होंने जो परिस्थितियां तैयार की, जब उनकी पार्टी में उनके सारे एमएलएज को लगने लगा कि हमारा वजूद क्या है और हम तो बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, और उन्हीं बाला साहब ठाकरे जी को आज जनाब बाला साहब ठाकरे कहना पड़ता है और उर्दू में कैलेंडर छापना पड़ता है। तो ये तो कभी इस प्रकार का तुष्टिकरण, देखिए भाषा का सवाल नहीं होता, तुष्टिकरण का सवाल होता है। इस प्रकार का तुष्टिकरण तो कभी शिवसेना ने किया नहीं है। तो किस मुंह से हम वोट मांगने के लिए जाएंगे? और वो ये भी देख रहे थे कि लगातार उनके बलबूते पर, उनके भरोसे, उनके कांधों पर चलकर कांग्रेस एनसीपी मजबूत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी परिस्थितियां जब होती है तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, फायदा तो उसका लेंगे हम, निश्चित ही हमने लिया। तो लेकिन ये जो सारा तैयार हुआ, ये कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के बाद वो हमारे साथ आए। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि धनुष बाण किसने तोड़ा, आप कह रहे हैं देवेंद्र ने नहीं, उद्धव ने तोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल 100%। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये एकनाथ जी से संपर्क जब हुआ और आपकी बातचीत चल रही थी, सरकार जिनकी थी उनको खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ही होता है भाई साहब। इसलिए तो जब मुझे कई बार अपने भाषणों में माननीय उद्धव जी कहते थे मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, तो एक दिन मैंने कह दिया भाई साहब जिस दिन सरकार गिरेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और वैसे ही हुआ, 40-50 लोग चले गए, पता ही नहीं है उनको कि उनके नाक के तले 40-50 लोग चले गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पर देवेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने युति तोड़ी तो मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं था आपने? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जिस दिन हमारी पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा, उस दिन से ये तो तय था कि इसका जवाब मिलेगा। अब किस प्रकार से मिलेगा ये तो तय नहीं था, वो तो परिस्थितियां बनती गई। और पार्टी तोड़ने का जहां तक सवाल है, मैं वापस कहता हूं, इस पार्टी को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है माननीय उद्धव जी ठाकरे, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। चलिए, फ्लैशबैक हो गया, अब प्रेजेंट पे आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेनी पीपल ऑल्सो से दिस कि आप 5 years CM, लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी चीफ मिनिस्टर, सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, नाउ DCM, they see it as a come down. You didn't want to be part of the government. How did that happen? वो कैसे हुआ? देखिए, आप कहते हैं कि कुछ लोग दखल नहीं करते हैं, तो क्या उन्होंने दखल किया? ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपके चैनल में सीनियर एडिटर भी है, कभी एंकर भी बन जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स शो भी होस्ट कर देते हैं जी, कभी रात का 10 बजे का शो तो आपका बहुत पॉपुलर है, वो भी आप उसको होस्ट करते हैं। तो एक टीम होती है, हम टीम बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो टीम बीजेपी में जो जिम्मेदारी मिली, देखिए हम ऐसे ऑलराउंडर है कि हमको नाइट वॉचमैन करके भी भेजोगे तो सेंचुरी मारेंगे, बिना सेंचुरी मारे वापस नहीं आएंगे। तो टीम बीजेपी को आवश्यकता है, हमारे नेताओं ने कह दिया कि भाई आपको
सरकार में जाना है और डिप्टी सीएम बना है, तब तक ये बात जरूर है कि मैं मान रहा था कि मैं बाहर रहकर काम करूंगा, लेकिन जब पार्टी ने कह दिया तो चला गया। अब चला गया तो बस जुड़ गया हूं, लग गया हूं, अब करके दिखाऊंगा। पर आपको मन नहीं खटका थोड़ा कि क्यों ऐसा सब करने को कह रहे हैं? थोड़ा कुछ देर के लिए आपको लगा हो कि वाई आर दे आस्किंग मी टू डू दिस? उसके बाद भले आपने कहा कि चलिए जो कहेंगे करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये तय थी, क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था। ये प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं। हाँ, उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूंगा, तो पार्टी ने मुझे ये कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है। और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते। एनएसी जैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए आपने सरकार में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी कहेगी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री क्यों बना? पार्टी ने बनाया इसलिए बना ना। करेक्ट। तो देवेंद्र फडणवीस इस नाम को वैल्यू क्यों है? वो वैल्यू केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। तो फिर वही पार्टी या वही नेता जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, वो कहते हैं कि पार्टी के हित में आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो ये तो मेरा सम्मान है। वो तो ये भी मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने बहुत कर लिया, अब घर चले जाओ, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि आप संभाल सकते हो, आप जाओ। तो मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 5 मिनट ये मेरे मन पे बोझ जरूर था, और इसलिए था क्योंकि मैं ये अनाउंस कर चुका था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा। ये अनाउंस कर चुका था, इसलिए मेरे मन पर बोझ था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे लिए एक, देखिए किसी को पसंद नहीं आएगा शब्द, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ईश्वर का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी जैसे नेता हमको मिले हैं कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बनाते हैं। और जिस प्रकार से इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से 4 शब्दों में, 4 अल्फाजों में एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि उसके बाद यह सवाल खत्म हो गया कि देवेंद्र फडणवीस क्यों उप मुख्यमंत्री बना। क्या बात है। और आपने भी उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। पर कहीं ना कहीं आपको हम नेशनल रोल में भी देख रहे हैं। अब आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आ गए, चुनाव में कई सारी पार्टी स्टेट्स में आप इंचार्ज थे जहां आपको सफलता भी मिली। तो ये नहीं, ये बड़ा इंटरनेशनल स्टेज यानी नेशनल स्टेज पर बैटिंग करने की तैयारी हो रही है, नेट प्रैक्टिस। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत नेचुरल कोर्स है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति की कोई ना कोई उम्र होने वाली है, पार्टी के नेताओं की भी उम्र होने वाली है। अब तो हमारी पार्टी में एक उम्र के बाद चुनाव नहीं लड़ना, इस प्रकार का भी निर्णय है। तो सही वक्त पर अगर आप नेतृत्व नहीं बदले तो आपकी कांग्रेस हो जाती है, इतनी गैप पड़ जाती है कि नेता ही नहीं दिखाई पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी में नेचुरल कोर्स में टीम बदलती जाती है, लोगों को अवसर दिया जाता है। अवसर देंगे तो नेतृत्व तैयार होगा। तो इस प्रकार का अवसर मिलता है, तो उसी लीग में मुझे यह अवसर दिया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई अभी महाराष्ट्र छोड़ के नेशनल रोल में मैं जाने वाला हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं महाराष्ट्र में ही हूं और महाराष्ट्र में रहूंगा। पर आगे जाके अगर नेशनल रोल कुछ अगर आप करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, कोई गोल है? देखिए, महाराष्ट्र विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, देयर इज अ बिग रोल। अब आप भी नागपुर वासी हैं, अब नागपुर से तो कितने लोग वहां गए हैं, जितनी सड़कें हम देख रहे हैं वो भी एक नागपुर वासी के नेतृत्व में ही बन रही हैं, गडकरी जी हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इसीलिए तो वहां अभी आवश्यकता नहीं है। अभी तो महाराष्ट्र में आवश्यकता है, तो महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा हूं। अब वहां मैं क्या जाऊं और कब जाऊं और क्या रोल करूं, पार्टी जिस दिन तय करेगी उस दिन चला जाऊंगा। आज तो पार्टी ने तय किया है कि मैंने महाराष्ट्र में रहना है, तो आज कल की चिंता क्यों करूं और दिल्ली की चिंता क्यों करूं, आज तो महाराष्ट्र की चिंता करूंगा। 10 मिनट से कम समय है, तो 2 सवाल मैं लोकल पॉलिटिक्स पे पूछूंगा, फिर एक सवाल है जो जिस पर हम थोड़ा लंबी बात करेंगे। बीएमसी के चुनाव में आपने कहा है कि बीजेपी लीड रोल इख्तियार करेगी। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे फैक्शन जो है वो आपके साथ हैं। राज ठाकरे जी से भी आपकी अच्छी बातचीत है, मैंने सुना।
नहीं, हमारी दोस्ती है, हम बातचीत करते। देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है ना, ये साउथ से थोड़ी अलग है। ये पॉलिटिक्स जो है, इसमें हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हमारे विचार अलग है। और इसलिए मैं आज भी फोन उठाकर उद्धव जी से बात कर सकता हूँ। कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता तो हूँ। वो कनेक्शन अभी कट नहीं हुआ? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल बात की मैं कोई दूसरी बात कर लूंगा उनके साथ। शरद पवार जी के साथ मेरी बात होती है, मैं आज भी उनसे फोन करके बात कर सकता हूँ। तो राज ठाकरे जी भी एक नेता है, हमारे मित्र है, उनसे बात करने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, मैं उप मुख्यमंत्री बना, उसके बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर खत मुझे लिखा, और इतने सुंदर शब्द थे, तो मैंने विचार किया कि इसका जवाब दूंगा। उतने अच्छे शब्द ही मुझे सूझे नहीं, तो मैंने फिर अनाउंस किया कि मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त करूंगा। मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लोकतंत्र में जिस प्रकार का एक संवाद होना चाहिए, वो संवाद यहाँ है। तो ये सारे संवाद को राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिंदे जी के नेतृत्व में हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। तो बीएमसी का चुनाव तो आप साथ लड़ेंगे। अभी तक तो आप कह रहे हैं कि मनसे से अच्छी दोस्ती है राज ठाकरे जी से, पर साथ में कोई युति नहीं। तो क्या यही रणनीति अगले चुनाव के लिए भी होगी 2024 में? हाँ, इससे क्या अलग रणनीति होगी? हम तो शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ेंगे। चेहरा कौन होगा? देखिए, ऐसा होता है ना कि अभी तो 2-2.5 साल बचे हुए हैं, और जब एक कैप्टन है, वो कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, वो कैप्टन खेल रहा है, ऐसे समय नया कैप्टन कौन होगा, फिर कैप्टन होगा कि नहीं होगा, क्यों इस पर चर्चा करें? भाई, हमारा कैप्टन खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। क्योंकि जो वाइस कैप्टन है वही कैप्टन था पहले, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, वो तो ऐसा होता है भाई साहब। देखिए, सचिन तेंदुलकर ये मिलेनियम का स्टार है। सचिन तेंदुलकर ये एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी हो नहीं सकते, लेकिन उनके बाद के कई कैप्टन्स के नेतृत्व में उन्होंने बैटिंग भी की, फील्डिंग भी की, बॉलिंग भी की, और गेम खेला। ऐसे ही होता है। क्या बात है देवेंद्र जी, उदाहरण भी चुना तो सचिन तेंदुलकर का चुना कि भाई पॉलिटिक्स के देवेंद्र सचिन तेंदुलकर हमें। बहुत बढ़िया। अब एक विचारधारा पर जुड़े हुए शब्द कि आप, और इस पर मैं लंबी आपसे थोड़ी बातचीत चाहूंगा। एक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, और खासकर आरएसएस ब्रांड ऑफ हिंदुत्व। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो मुझे पता नहीं हिंदी का शब्द ठीक है कि नहीं, पर जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, वही लोग ये हिंदू और हिंदुत्व में भेद करते हैं। देखिए, अगर आप हिंदू है तो आप आत्मा में विश्वास करते हो जी। तो मुझे बताइए कि अगर शरीर से आत्मा निकाल दे तो क्या शरीर बचता है? तो हिंदू से हिंदुत्व अगर निकाल दे तो क्या हिंदू बचेगा? और जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बात की, उनको इतनी गहरी बात नहीं पता चलेगी। इसलिए उनके लिए मैं बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ कि अगर हिंदू मोबाइल फ़ोन है तो हिंदुत्व सिम कार्ड है। अगर सिम कार्ड निकालेंगे तो फ़ोन थोड़ी चलेगा। तो उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीज़ है, कोई अलग बात नहीं हो सकती है। और आरएसएस का ब्रांड हिंदुत्व किसी का ब्रांड ही नहीं हो सकता भाई साहब। हिंदुत्व ये एक जीवन पद्धति है जो 10,000 सालों से हम लोग इस जीवन पद्धति को जी रहे हैं। इसमें कोई उपासना पद्धति, ये कोई हिंदुत्व का आधार नहीं होता है, क्योंकि निर्गुण निराकार भी हिंदू है, सगुण साकार भी हिंदू है, ईश्वर को मानो तो भी हिंदू है, ईश्वर को न मानो तो भी हिंदू है। हिंदुत्व में अलग अलग प्रकार के विचार हैं। तो इसलिए ये एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी एक जीवन पद्धति है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही मानता है। तो कई लोग इसको संकुचित विचार के साथ पूजा पद्धति से जोड़ते हैं जी। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व यानी क्या है? सहिष्णुता है। देखिए, जो सहिष्णु नहीं है वो हिंदू नहीं है। तो अगर हम हमारे देश का इतिहास देखें तो हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और दुनिया ने जिनको बहिष्कृत किया, परिष्कृत किया, ऐसे सब लोगों को पनाह अगर किसी ने दी तो हमारे भारत ने दी। ये तो हमारी संस्कृति है और यही हिंदुत्व है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनको देखिए, कई बार तो ये होता है कि जो सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हो,
लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आएगा समझ में। मुझे ऐसा लगता है हिंदू और हिंदुत्व इसमें कोई भेद नहीं है, और इसमें भेद करने वाले न हिंदुओं को जानते न हिंदुत्व को जानते। जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप यानी आरएसएस और बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिंदुत्व। देखो, भारत तोड़ने का काम किसने किया? किसने किया भारत का विभाजन? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 1947 में पहली बार भारत टूटा और भारत के 2 टुकड़े हुए, किसने किया? अब जिन्होंने वो विभाजन किया वही हमको बोलते हैं कि आप भारत का विभाजन करने वाले। अरे हम तो उस समय भी कहते थे कि विभाजन नहीं होना चाहिए, और आज भी हम तो ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े करने की बात तो भूल जाओ। एक दिन पाकिस्तान भी भारत में होगा, अफगानिस्तान भी भारत में होगा, बांग्लादेश भी भारत में होगा। अखंड भारत का निर्माण हम करके दिखाएंगे। बहुत लॉफ्टी आइडियल है ये, संघ का कोर विचार भी है अखंड भारत की। अगर आप बात करें यहाँ ये कहते हैं कि ये कौन होते हैं, ये तो आज़ादी की लड़ाई भी नहीं लड़ी, और इनके जो आइडियोलॉग हैं वीर सावरकर, उन्होंने तो अंग्रेज़ों के साथ उनकी फौज में जुड़ने की बात की, अंग्रेज़ों से उन्होंने गुहार लगाई। ये सावरकर विलिफिकेशन इज इक्वल टू गोइंग आफ्टर हिंदुत्व, तो ये भी होता है। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि 11 साल अंडमान की काल कोठरी में कोलू से के बैल के रूप में जुटकर और हंटर सहन करते करते बिना कुछ खाए पिए दिन रात जो सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन कर रहे थे, और सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन करने के बाद भी वो क्या कह रहे थे? सागरा प्राण तळमळला। वो कह रहे थे ने मजसी ने परत मातृभूमिला, मेरी मातृभूमि में मुझे वापस ले जा। जिनके मुंह से केवल एक ही चीज निकलती थी, भारत माता की जय। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये लोग बोलते हैं सावरकर के ऊपर, इन्होंने एक दिन भी कभी जेल के अंदर जाकर देखा है? कभी एक दिन भी उन्होंने जेल भोगी है? सावरकर को ये समझ नहीं सकते। सच बात तो ये है कि सावरकर जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कई लोगों को डर लगता था कि अगर सावरकर जी का व्यक्तिमत्व लोगों के सामने आ जाए तो हम बौने हो जाएंगे, और इसलिए अपने बौने होने के चक्कर में सावरकर जी के ऊपर अन्याय इन लोगों ने किया। आज सारे एविडेंस समाज के सामने, जितने सावरकर जी के ऊपर आरोप लगे वो सारे कैसे झूठे हैं, इसके अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे सामने है। फिर भी कुछ लोग सावरकर जी को गाली देने में अपने आप को धन्य मानते। अरे उनको तो सावरकर जी पता ही नहीं है। सावरकर जी छोड़ दीजिए, उनको अगर बैठकर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के 4 नायकों के किरदारों के बारे में पूछा तो उसका भी जवाब वो दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि न उनके ऊपर किसी का विश्वास है, न कोई उनको बिलीव करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर अभी 75 वर्ष आज़ादी के, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से नाम लिया सावरकर जी का, और अभी हमने देखा कि जो प्रतिमा आई बढ़िया सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू थिंक कि भारत अपना कैरेक्टर बदल रहा है? एक पोस्चर चेंज कर रहा है भारत, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जो मेरा है उसको लेकर रहूंगा, और लड़के लेना है तो लड़के लेके रहूंगा। नहीं, देखिए, बात तो ऐसी है कि हम लोग तो पिछले करीब 60 साल तक ये मानते थे कि प्रतिमाएं 3-4 लोगों की लग सकती है, या एक परिवार की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, एक परिवार के नाम। देखिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन नकारता नहीं हूं मैं, जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से देश में माहौल तैयार किया गया कि केवल इनके कारण, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ नहीं है। अब सरकार ये कहना चाहती है कि आप तो हो ही, लेकिन ये भी है, इनको भुलाकर भारत नहीं बनेगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो 542 रियासतें भारत में शामिल नहीं होती, और ये अखंड भारत जो हम देखते हैं, ये भारत हमको नहीं दिखाई देता। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से
पहली बार भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया और उसके बाद एक प्रकार की जो आग पूरे भारत में लगी, इसके कारण अंग्रेजों को जाना पड़ा। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का जो नारा दिया, उस नारे के बाद जिस प्रकार से भारत के अंदर एक आम आदमी भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा, तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनके कारण भारत को स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसे समय उन लोगों को भी याद करें, न कि केवल 2-3 लोगों को या 4 लोगों को जिनके हर गांव में हमने पुतले इससे पहले लगा दिए हैं, सरकार की सारी स्कीमों को उनके नाम दे दिए हैं और सरकार में उनके सिवा दूसरा कोई सरकार को दिखता नहीं, ऐसी परिस्थितियां है। तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ नॉट री इन्वेंटिंग, इट इज़ रिकॉग्नाइजिंग। ये केवल हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इन लोगों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। सुपर्ब, वेल सेड। अब यहाँ बोल रहे हैं कि समय समाप्त हो गया, बट मैं बस एंड वील थ्रो द क्वेश्चंस ओपन टू द ऑडियंस, और जो भी आप सवाल पूछना चाहें वी विल आस्क। मैं क्विकली देवेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपके आइडल्स कौन हैं? आप किन को अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आदर्श जो होता है ना, वो एक नहीं हो सकता है। कई आदर्श आपके सामने होते हैं जब आप काम करते हो। आज अगर मैं राजनीति में काम करता हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, नरेंद्र मोदी जी है, इनका काम जब मैं देखता हूँ तो बहुत मेरे सामने मुझे राजनीतिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगर मैं भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई देखता हूँ तो उसमें हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, चाहे फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सावरकर जी हो, या भगत सिंह जी हो, या कई नाम अनाम लोग हैं, या फिर मैं जब सामाजिक क्षेत्र देखता हूँ तो उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया है वो कार्य, कई बार मैं अचंभित होता हूँ कि ये लोग एक जन्म में, एक जीवन में इतना कार्य कैसा कर सकते हैं, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मैं एक आइडियल नहीं मानता, मैं कई लोगों को अपना आइडियल मानता हूँ। आपने अपनी बीवी का नाम नहीं लिया, अभी घर पे जाके डांट पड़ने वाली है। चलिए, कुछ सवाल और है और कुछ यस एंड नो भी खेलेंगे आपके साथ, बट वी गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। सो विनय, कैन यू प्लीज हेल्प अस? जी, थैंक यू। Thank you, Mr. Fadnavis, for this speech. I'm a business journalist and I will stick to business, sir. We are looking at a 1 trillion economy. Mumbai's contribution to national taxes is 30%. And yet we are the only city with just 15 kilometers of metro lines. Can you give us some, I mean, we've become a political football, our metro. Can you give us some deadlines and can you advance them? 4 साल पहले 4 साल के बाद मेट्रो मिल जाएगी, ये उम्मीद दी गई। अब भी कहा गया है कि और 4 साल लगेंगे। कैन यू गिव अस सम डेडलाइंस फॉर मेट्रो 3 इटसेल्फ एंड द अदर लाइंस? नहीं, मैंने डेडलाइन सेट की थी, पिछली सरकार में वो डेडलाइंस डेड हो गई, अभी मैंने वापस रिवाइव की है और आप चिंता मत कीजिए, 285 किलोमीटर मेट्रो का काम शुरू किया है। अगले साल से डिलीवर करना शुरू करेंगे। मेजर नेटवर्क जो सबसे महत्व की हमारी लाइन है मेट्रो 3 40 किलोमीटर्स की, जो मुंबई की नई लाइफलाइन बनेगी, अब उसको हम लोग अगले साल 2023 में हम लोग उसको पार्ट 1 कमीशन करेंगे और 2023 के एंड में पूरी लाइन को हम कमीशन करेंगे। उसके साथ साथ जो काम हमने 3-4 साल पहले शुरू किए, ये सारी लाइनें इस साल से हम लोग डिलीवर करना शुरू करेंगे। और आपने अच्छा मौका दिया है, तो मैं कहता हूँ कि देखिए, जब हम राजनीति लाते हैं तो इस प्रकार से हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स भी अटक जाते हैं। मेट्रो 3 इसका उदाहरण है कि जहाँ पर हम लोगों ने कार शेड आरए में करने का निर्णय किया, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने मोहर लगाई, उसके ऊपर ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मोहर लगाई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो झाड़ काटने पड़े, ये सारे के सारे झाड़ अपने एंटायर लाइफ स्पैन में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे उतना ये मेट्रो 80 डेज में करेगी, 80 डेज, एंड दैट्स व्हाई दे अलाउड अस टू कट द ट्रीज। और आज देखिए, ये मेट्रो अगर शुरू होती है तो हर साल करीब 2.5 लाख टन CO2 एमिशन हम लोग रोक पाएंगे।
इतना CO2 एमिशन अगर हमको रोकना है तो मुंबई में फुल ग्रोन 2 करोड़ झाड़ हमको लगाने पड़ेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। और जहां पर हम लोग मेट्रो का कार शेड कर रहे हैं, अगर किसी ने आरे को देखा है तो पूरा आरे जहां खत्म होता है उसके बाद होटल बनाए, उसके बाद हाउसेस बने, और फिर उसके बाद जो छोटा सा हिस्सा है जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा है उस हिस्से को हमने मेट्रो कार शेड में परिवर्तित किया है। और सबसे महत्व की बात यह है कि जिन्होंने इसको रोका, उन्होंने जो कमेटी तैयार की, उस कमेटी ने, उनके ही सरकार की कमेटी ने कहा कि इसको अगर रोका गया तो ये 4 साल तो लेट होगा ही होगा, 20,000 करोड़ रुपए से इसका कॉस्ट बढ़ेगा। और आज हम लोग देखते हैं कि इसको रोकने के कारण 10,000 करोड़ रुपए का फटका तो हमको वैसे ही पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारे स्टे वे सब खत्म हुए हैं और हम लोग इस मेट्रो को अगले साल डिलीवर करेंगे। Well done. मैं सोच ही रहा था कि मेट्रो वाला सवाल छूट गया, फिर मुझे पता ऑडियंस थोड़ी छोड़ेगी, वो तो पूछेगी। थैंक यू लता फॉर दैट। सर, I have a query. जी, My name is Vijay Damal. I am from Oryx, India. So my query is, सर मुंबई में जितनी पॉपुलेशन है, मोर देन 60% पॉपुलेशन स्लम में रहती है। सर स्लम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई का। ये मुंबई के लोग, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी वोट बैंक है स्लम। तो क्या स्लम मतलब रिड्यूस करने के लिए क्या अपने पास प्लान है? सर दूसरा सवाल ये है कि मुंबई की म्यूनिसिपल इलेक्शन आती है, जब भी हमेशा एक क्वेरी आती है कि ये मुंबई का सब बिजनेस बाहर जाएगा, मुंबई बाहर जाएगी, मुंबई का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। तो क्या इसके ऊपर आपका आंसर है क्या? थैंक यू सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंबई का इम्पोर्टेंस कोई कम नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे चुनाव आता है तो हमारे कुछ साथी बोलना शुरू करते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ देंगे, मुंबई का बिजनेस बाहर जाएगा। देखिए, कोई बाहर नहीं ले सकता। मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई विल रिमेन फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई इज बिजनेस कैपिटल, इट विल रिमेन बिजनेस कैपिटल, मुंबई इज एंटरटेनमेंट कैपिटल एंड इट विल रिमेन एंटरटेनमेंट कैपिटल। मुंबई का ये जो वजूद है इसको कोई दूर नहीं कर सकता, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जहाँ तक स्लम्स का सवाल है, अभी इट इज़ नो मोर 60%, फिर भी अभी भी 45% लोग स्लम में रहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कई स्कीम्स शुरू की है। मुंबई में एक टिपिकल प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में चूँकि ये लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ पर कुछ स्लम्स जो है ये एयरपोर्ट के लैंड पर है, कुछ स्लम्स ये फॉरेस्ट के लैंड पर है। तो इनको फिर रीसेटल करना एक बहुत बड़ी टास्क है। लेकिन अब जैसे मुंबई का सबसे बड़ा स्लम धारावी, ये धारावी का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 20 साल पहले शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने रेलवे के लैंड उसमें प्राप्त किए और उसका टेंडर निकाला। हम लोग करीब फाइनल स्टेज पर पहुंचे, लेकिन नई सरकार आई, नई सरकार ने उसको कैंसिल किया। अब अगले 3 महीने में हम लोग धारावी का रीडेवलपमेंट शुरू करेंगे। और ये जो धारावी का रीडेवलपमेंट होगा या धारावी में जो हम स्लम्स को रीसेटल करेंगे, ये मुंबई में एक ऐसा मॉडल बनेगा जो दुनिया का अपना अनूठा मॉडल होगा। और इसके बाद किसी के मन में ये शंका नहीं रहेगी कि क्या मुंबई कभी स्लम फ्री हो सकती है। हम मुंबई को स्लम फ्री करेंगे, लेकिन उसमें निश्चित बहुत बाधाएं हैं। उन बाधाओं को दूर करने का काम अभी चल रहा है। Okay, we got time for one more question. Yes, that's the last question. देवेंद्र साहब नमस्कार, मेरा नाम है अमित जैन, पोल खोल मीडिया से। सर मेरा आपसे एक ही सवाल है। आपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद बताया कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में आपके मित्र हैं, वो केवल आपके ओपोनेंट है, ना कि दुश्मन। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन आज विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर सोशल मीडिया पर, वहाँ पर राजनीतिक विचारधारा हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, विभिन्न विचारधारा होती है, वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, वो दुश्मन समझ बैठते हैं एक दूसरे को, विशेषकर युवा पीढ़ी। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। धन्यवाद सर। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही इमर्जिंग इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। और
जब भी कोई प्लेटफॉर्म इमर्ज होता है तो उसमें उसके नए वैल्यूज़, उसके नए मूल्य तैयार होते हैं, और अभी सोशल मीडिया के मूल्य तैयार हुए नहीं है। तो कई लोगों को ये लगता है कि टू एक्सप्रेस निगेटिविटी, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस पर एक्सप्रेस होती है। पर मैं